नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की एक नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को हर रोज की तरह एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सभी के लिए, इंसान का हौसला आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती हैं, ठोकरे से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, जितना आप गिरोगे उतना ही संभलना सीख जाओगे। किसी ने सही कहा है, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से ही आती है। तो ठोकर खाते रहिए और सुधार करते रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर रोज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। हाल ही में अमेरिका ने भारत के कुछ प्रमुख उत्पादों पर आयात शुल्क को 50% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव या निर्णय लिया है। दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अभी अमेरिका ने जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हुए थे उनको घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन एकाएक ये कैसे अमेरिका इतना मेहरबान हो गया भारत पर, पूरी कहानी को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कितना कर दिया है, 18%, यानी इसका उत्तर होगा 18%। देखो, भारत पर अमेरिका ने अपने कृषि उत्पादकों को भारत में बेचने के लिए काफी दबाव बनाया। इसके बाद इस दबाव के चलते ही भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। भारत जो अमेरिका में अपना सामान बेचता है, तो इस व्यापार में भारत फायदे में रहता है। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत व्यापार में फायदे में रहता है, जैसे चाइना के साथ हम व्यापार घाटे में रहते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ अगर हम व्यापार करें तो हम ट्रेड बेनिफिट में यानी फायदे में रहते हैं। अब इसके बाद भारत सरकार पर बहुत प्रेशर आ गया कि वो अगर अपने उत्पादों को अमेरिका में नहीं बेच पाएगा तो कुछ चुनिंदा ही ऐसे देश हैं जिसका वो फायदा उठा सकता है। इसके बाद भारत ने अमेरिका की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपने दूसरे ग्राउंड खोजने शुरू कर दिए जहां वो अपना माल बेचता था। अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भारत पर लगातार प्रेशर बनाते बनाते जा रहे थे कि भारत उस प्रेशर में आकर अमेरिका के साथ कुछ ऐसी डील कर ले, या अब उनके कृषि उत्पादकों के लिए भारत अपने मार्केट के दरवाजे खोल दे। लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। भारत ने इसका काउंटर दूसरे देशों के साथ एफटीए कर कर किया, जिसमें हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, न्यूजीलैंड के साथ किया, उसके बाद हमने ओमान के साथ किया। अभी अभी आपने 77वें गणतंत्र दिवस पर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत के एफटीए को देखा है। अब इसके बाद जो अमेरिका ने भारत पर प्रेशर बनाया था, वही प्रेशर उल्टा अमेरिका पर जा पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत ने तो अपना सामान बेचने के लिए दूसरे मार्केट तलाश कर लिए थे, जबकि अमेरिका पर यह प्रेशर था कि भारत जो इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके साथ अगर और देश ट्रेड डील कर लेंगे, अमेरिका नहीं कर पाएगा, तो ये अमेरिका के लिए घाटे का सौदा होगा। इसको देखते हुए आनन फानन में अमेरिका के राष्ट्रपति एक ट्वीट करते हैं, और ट्वीट में वो बताते हैं, ट्वीट करके वो जानकारी साझा करते हैं कि हमने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है और भारत के उत्पादों को हम जो 50% टैरिफ लगाते थे उसे घटाकर 18% कर देंगे। अब इस 18% करने के बाद हमारे दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में खलबली है, क्योंकि दोनों से कम टैरिफ अब भारत को देना होगा। इसके बाद भारत का सामान आसानी से अमेरिका में बिक पाएगा, यानी भारत की मांग जो पहले से ही ज्यादा थी, अब टैरिफ के कारण कम हुए दाम में और भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आगे लिखा कि हमारी बात जो पीएम मोदी के साथ हुई है, उसमें हमने रूस से भारत के तेल खरीदने का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने हमसे आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद करके वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुएला पर जिस पर अभी अभी हाल ही में अमेरिका ने हमला करके वहां के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया और वो अपने अधिकारी नियंत्रण में ले लिया है, यानी अमेरिका का तेल ही भारत खरीदेगा, ऐसी इन्होंने बात कही। साथ ही इन्होंने कहा इसके कारण यूक्रेन युद्ध भी रुक जाएगा, क्योंकि रूस का तेल नहीं बिकेगा, पैसा नहीं आएगा, तो युद्ध को फंडिंग नहीं होगी। जबकि उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट करते हैं और वो जानकारी देते हैं कि मेरे दोस्त ट्रंप से मेरी बात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे कह दिया
कि हमने जो बात की है वो सिर्फ रिड्यूस टैरिफ ऑफ 18%, यानी हमने 18% टैरिफ को कम करने पर बात की। इन्होंने ना तो कोई ट्रेड डील का हवाला दिया, ना ही किसी रूस से तेल कम करने के लिए बात कही या वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात कही। बाकी वो ट्रम्प है, अपनी पॉलिटिक्स, घरेलू पॉलिटिक्स के चलते वो सब काम करते रहते हैं। तो अभी 18% हो गया। ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस क्वेश्चन से जुड़ी दी थी। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में बाकी तो हम सब जानते ही हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है, यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। यहाँ पर अमेरिका में, यूएसए में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्यों से मिलकर बना है अमेरिका, ठीक। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अलास्का में है। अलास्का जो इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। वहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और उस चोटी का नाम क्या है? उस चोटी का नाम है माउंट डेनाली, ठीक है। यहाँ की सबसे गहरी झील, या बोलो तो सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो यहाँ का सबसे गहरा बिंदु है मृत घाटी। मृत घाटी यहाँ का सबसे गहरा बिंदु है, और जो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है, मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। तो ये बात भी आप जानते हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी मिशोरी, जिसकी सहायक नदी है मिसिसिपी। और मिसिसिपी विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आकार का डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? जब नदी समुद्र में मिलती है, तो जब समुद्र के पास पहुंचती है उसका वेग बहुत कम हो जाता है, तो वो अपने जो रेत, मिट्टी, कंकड़, गाद है, यानी अपने अवसादों को छोड़ने लगती है। और जब वो छोड़ती है तो उसके कारण पानी रुक जाता है। मान लो नदी ये बह रही है, अब ये समुद्र में मिलने वाली है, तो यहाँ पर जब रेत छोड़ेगी तो रेत जम जाएगा, यानी पानी निकलने में दिक्कत होगी। इसीलिए पानी छोटी छोटी धाराओं में बट जाता है। जब ये बट जाता है तो ये क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र कहलाता है, या इस संरचना को हम डेल्टा कहते हैं। अब मिसिसिपी के कारण क्या विशेषता है? जो इसका डेल्टा क्षेत्र है, जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है किसी ने जैसे अपना पक्षी ने पंजा रखा हो, इसीलिए इसे बर्ड फुट डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी विशेषता होगी। यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और बात करें तो यहाँ 5 ग्रेट लेक्स हैं, यानी 5 महान झीलें हैं। और कौन कौन सी है? तो सबसे पहले अगर मैं पश्चिम से पूर्व की ओर चलूं, तो कई बार एग्जामिनर आपसे यही पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर शुरू करते हुए 5 की 5 झीलों को उनके क्रम में लगाइए। तो इसी को हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ह्यूरॉन, इसके बाद इरी, और उसके बाद ओंटेरियो। ये 5 झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसमें ये जो मिशिगन झील है ये पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। बाकी ये 4 की 4 झीलें कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री पर स्थित है या सीमा पर स्थित है। अमेरिका और कनाडा की जो बाउंड्री है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से बनती है। वहीं इसकी जो दक्षिणी सीमा है जो मैक्सिको से लगती है, और ये एक नदी है यहाँ पर जिसका नाम है रियो डी ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए की सीमा का निर्धारण करती है, यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये पूरी जानकारी आपको अमेरिका के बारे में हो गई। आज मैं आप सभी के लिए रिवीजन के क्वेश्चन भी डाल कर लाया हूँ। कई दिनों बाद आए हैं तो शायद आपको अजीब सा लगे, लेकिन सभी को लिखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पिछले करंट के रिवीजन के लिए। जो इन्हें लिखेगा उसको, या इन्हें लगातार पढ़ता रहेगा, उसको एग्जाम में भी करंट के रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत
किस बल में शामिल किया गया है? अब समुद्र का जो प्रदूषण का नियंत्रण करता है वो है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, उसी में शामिल किया गया है। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मरणोपरांत मिला है, यानी मरने के बाद जिन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है वो कौन है? तो वो है हमारे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। भारतीय रेलवे ने पटरियों के किनारे वन्य जीव सुरक्षा के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? तो इन्होंने यहाँ पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ खाद्य सूची में सबसे अधिक स्थान रखा है, यानी नंबर 1 पर कौन आया है? तो इटली को इसमें नंबर 1 स्थान मिला है। इटली जिसकी राजधानी रोम है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकवादी समूह घोषित किया है? ये कहानी जानते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ है, IRGC ये क्या है? ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये कहाँ का है? तो ये ईरान का एक सैन्य संगठन है। कैसा है? सैन्य संगठन है। अब इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है जो ईरान में इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की रक्षा करना, ये इसका क्या है? मेन उद्देश्य है कि ईरान में जो क्रांति हुई थी, देखो आज आपको ईरान जैसा दिखाई देता है ये ऐसा नहीं था। बात है 1979 की, ये बहुत ही डेवलप और बहुत ही फॉरवर्ड देश था। यहाँ पर बिल्कुल आज़ादी थी, और जैसे यूरोप में आप आजकल लोगों को घूमते फिरते देखते हैं वैसा ही यहाँ पर था। लेकिन 1979 में यहाँ पर क्या हुआ? इस्लामिक क्रांति हुई या इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, और इसके द्वारा यहाँ पर एक सर्वोच्च लीडर जो आज खमनेई को आप देखते हैं, वर्तमान में जो खमनेई है, तो उसने यहाँ पर क्या कर दी? इस्लामिक सत्ता की स्थापना कर दी। अब इस्लामिक सत्ता की स्थापना के बाद IRGC का गठन हुआ। तो इस IRGC का गठन भी कब हुआ था? 1979 में ही हुआ था। और जब इस्लाम की स्थापना हो गई तो उसकी रक्षा के लिए ये सेना बनाई गई। अब ईरान के खिलाफ लगातार अमेरिका और इजराइल हमले करते रहते हैं, जबकि ईरान पर अब दुनिया में सबसे अधिक सैंक्शन भी लगे हुए हैं, यानी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके कारण उसकी करेंसी भी बहुत नीचे चली गई है। अब इस महंगाई से परेशान लोग सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आने के बाद उसने यहाँ की जो इस्लामिक सत्ता है उसको ही चैलेंज करना शुरू कर दिया। वहां यह आम नारे लगने लगे कि हम इस्लामिक नहीं बल्कि हम पारसी हैं, हम पुराने पारसी धर्म को मानते थे, तो हमारा इस्लाम से कोई संबंध नहीं, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं वो खमनेई, जो आप यहाँ पर देखेंगे ये इनके सर्वोच्च नेता हैं खमनेई, इनके फोटो भी फूंकते नजर आए, पुतले भी फूंकते नजर आए। यानी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, जिसे ईरान ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा प्रायोजित है, और पश्चिमी देशों ने इसको लोकतंत्र की आवाज बताया। इसके बाद इन्होंने इस IRGC के संगठन के द्वारा ही इनका कत्लेआम करना शुरू किया। कई रिपोर्टों के अनुसार यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास आदमी मारे गए। अब इसके बाद इस बात को देखते हुए जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, कौन सा है? तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने क्या किया है? इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। किसने किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन संघ ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक, तो यू बात करें EU की, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। किसके द्वारा? तो मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा, मैस्ट्रिच संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स
बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान में सदस्य हैं 27। कभी इसमें 28 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 2020 में एक घटना हुई जिसका नाम है ब्रेक्सिट। और इस ब्रेक्जिट घटना के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन इससे अलग हो गया। अगर मैं बात करूं इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वॉन डोर हैं, और जो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थी। ठीक है, कौन थी? चीफ गेस्ट थी। ठीक, तो ये जानकारी आपको इससे संबंधित हो गई। चलिए बात करें ईरान की, तो ये हो गए इनके सर्वोच्च लीडर जिनका नाम है खामेनी। ये इनका IRGC जो इनका सैन्य संगठन है, तो इनकी बैठक होती है EU वालों की, और ये इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं किसको। तो हमें दो देशों को जानना है, एक यूरोपियन यूनियन, दूसरा ईरान। तो हम दो महाद्वीपों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सारे महाद्वीप एक बार देख लेते हैं। तो ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यानी ये 7 महाद्वीप हुए। 7 में से अगर मैं बात करूं जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, क्षेत्रफल में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और उसके बाद नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया आता है। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, तो जनसंख्या में पहले स्थान पर यह है, दूसरे स्थान पर भी यह है, लेकिन तीसरे स्थान पर यूरोप आता है, चौथे स्थान पर अमेरिका और पांचवें स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, छठे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और अंटार्कटिका में कोई जनसंख्या नहीं रहती, तो इसका स्थान 7वां है। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी, तो आज हम एशिया की और इससे लगते हुए यूरोप, दो कॉन्टिनेंट की बात करने वाले हैं। चलिए तो अब मैप पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। भारत के पड़ोस में ही स्थित है ईरान, तो भारत को हम नाव से पहुंचा देते हैं कहां पर, ईरान में। भारत से नाव लेके निकलते हैं अरब सागर। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। और यहाँ पर हम पहुंचते हैं क्या, ये कौन सी खाड़ी, तो ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और ओमान की खाड़ी, और यहाँ पर कौन सी जल संधि है, ये है हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि है। जो हॉर्मुज जल संधि है किसको जोड़ती है, तो ये ओमान की खाड़ी को जोड़ती है फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि है हॉर्मुज जल संधि। अब इसके उत्तर में एक देश है जिसका नाम है ईरान। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है। ठीक है, इसकी मुद्रा ईरानी रियाल है। ठीक है, जिसकी बुरी हालत है वो है रियाल। अब इसकी अगर मैं उत्तर में सीमा बताऊं, तो उत्तर की सीमा इसकी कैस्पियन सागर से मिलती है। किससे? कैस्पियन सागर। ये नाम का सागर है, वैसे ये क्या है, ये एक झील है, क्योंकि यह अपना पानी किसी भी महासागर से नहीं जोड़ता, इसके लिए इसे झील कहा जाता है। लेकिन झील का आकार बहुत बड़ा है, सागर की तरह दिखता है, इसके लिए इसका नाम कैस्पियन सागर रखा गया है। कैस्पियन सागर किस किस से सीमा साझा करता है, तो कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। तो क्या हो गया है, KTIAR। तो इसके एक शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, KARTI, करती। तो के से कजाकिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। तो ये हमारी एक ट्रिक हो गई। ठीक है, और अब मैं बात करूं अगर यूरोप की, यूरोप में भी यूरोपियन यूनियन की, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा जिसकी स्थापना हुई। ये 27 देशों का एक समूह है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनका समूह है। ठीक है, और इनमें कोई सीमा नहीं है, एक देश से दूसरे देश हम बिना बॉर्डर के आवागमन कर सकते हैं। तो ये 27 देश हैं जिनको हम EU के नाम से जानते हैं। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन। ओमान ने कौन सा पहला पॉलीमर नोट जारी किया है, तो ओमान ने एक ऐसा नोट जारी किया है जो पॉलीमर है, और किसका है, तो एक रियाल। ठीक है, 1 रुपए का, यानी इनकी जो करेंसी है उसमें जो 1 रुपया है उसका इन्होंने नोट जारी किया है। भारत और नीदरलैंड्स ने किस विषय पर सहयोग के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं,
तो भारत और नीदरलैंड ने जो समुद्री विरासत है उसको बनाए रखने के लिए क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो इन्होंने क्या कर दिया है, उसके जो आसपास का क्षेत्र है उसको नो माइनिंग जोन क्षेत्र घोषित कर दिया है, यानी नो माइनिंग जोन का विस्तार कर दिया है, जोन का विस्तार कर दिया है। ठीक, किसने किया है? तो हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने किया है। और हमारे वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री, क्योंकि चर्चा में रहे तो आपको नाम याद होना चाहिए, तो नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। राष्ट्रपति द्वारा किस भाषा में भारतीय संविधान का नया संस्करण जारी किया गया? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सी भाषा में संस्करण जारी किया गया? तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने संताली भाषा में अभी ये संस्करण जारी किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारत और अरब सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए भारत ने क्या किया है, भारत ने जब से अमेरिका ने अपना रुद्र रूप अपनाया है तो भारत ने अपने सब घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। सबसे उसने एफटीए कर लिया, अलग अलग व्यापारिक संबंध बना लिए। अब इसी क्रम में हमने जो अरब देशों के विदेश मंत्री हैं उनको एक मीटिंग में बुलाया, और इस मीटिंग में जो भारत का सहयोगी था या सह अध्यक्षता थी वो किसने की? तो सह अध्यक्षता इसमें भारत प्लस भारत के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है, यानी यूएई ने मिलकर भारत के साथ अरब देश के कितने, अरब के 22 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कराई है। और ये बैठक कहाँ कराई गई है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें अरब जो कंट्री हैं, अरब प्रायद्वीप से जुड़े हुए जो 22 देश हैं, इस्लामिक देश हैं, जिनके पास तेल बहुतायत मात्रा में है लेकिन खाने के लिए फसल नहीं है, यानी भारत उनसे तेल खरीद सकता है और अपना बना हुआ माल उनको बेच सकता है। तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन हुई। इसको हमने कहा FMM, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग। ठीक है, क्या कहा इसको? फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग के नाम से इसको हमने नाम दिया गया है। इससे पहले क्या ये पहले भी मीटिंग होती थी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जो आखिरी मीटिंग उसकी हुई, आखिरी जो मीटिंग हुई थी वो 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में, यानी एक दशक बाद फिर से हुई है, फिर से इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद इसका फिर से आयोजन किया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने देखा होगा यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी है। ठीक है, 7 अमीरातों से मिलकर बना है, 7 अमीरातों से मिलकर ये बना है। अब इसके जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति सलमान बिन नहयान, ये भारत की यात्रा पर भी आए थे। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया है? भारत ने मिलकर इसके साथ इसका आयोजन किया है, क्योंकि यूएई भी चाहता है, जब से अमेरिका ने, इजराइल ने इसके ऊपर हमले किए हैं तो इसको डर हो गया है, क्योंकि ये पहले अमेरिका का बहुत ही खास था। अब जब इजराइल ने इसके ऊपर हमले कर दिए तो इसे लगा कि अमेरिका की छत्र छाया में रहने का क्या फायदा जब इजराइल आपके ऊपर हमले कर सकता है। उधर यमन में ने भी इसके ऊपर, यमन में सऊदी अरब ने भी इसके ऊपर हमले कर दिए, तो ये बेचारा बड़ा ही अकेला पड़ गया। अभी इसको एक मजबूत सहयोगी चाहिए जो इसका साथ दे सके, तो भारत में ये अपना वो सहयोगी देख रहा है, इसके लिए भारत से ये संबंध बढ़ा रहा है। अगर बात करें भारत की, तो यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है,
भागीदार है। देखो सबसे ज्यादा हम व्यापार किसके साथ करते हैं, सबसे ज्यादा व्यापार हम चाइना के साथ करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए से करते हैं, उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा व्यापार होता है हमारा यूएई के साथ होता है, और यूएई में हमारे जो लोग जाते हैं वहां से सेवा क्षेत्र में पैसा कमाकर वापस भेजते हैं, यानी रेमिटेंसेस के क्षेत्र में भी भारत का बड़ा भागीदार है यूएई। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए, ये मीटिंग हो गई जिसमें इसमें आयोजन किया गया। चलिए, वीर बाल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चार साहिबजादे। चार साहिबजादे ये कौन थे, तो ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे चारों। ठीक है, इनकी शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती कब मनाई गई, तो ये 26 दिसंबर को मनाई गई। हाल ही में किस भारतीय नौसेना के युद्धपोत को 4 दशकों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किया गया, तो जो हमारा आईएनएस सिंधु, सिंधु घोष था, उसको हमने अभी क्या किया, रिटायर कर दिया है। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वैभव सूर्यवंशी जो बहुत कम उम्र का क्रिकेटर है, चारों तरफ जिसका शोर है, उसको एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये से इसको सम्मानित किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, 68वें वार्षिक ग्रामी अवार्ड्स में दलाई लामा ने किस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। चलिए, ग्रैमी अवार्ड्स की बातें कर लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स यानी ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले ये जानते हैं ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, अब ये दिए कहाँ जाते हैं, तो ये इनका जो आयोजन किया जाता है या ये प्रदान किए जाते हैं वो किए जाते हैं लॉस एंजलिस में यूएसए में इनको दिया जाता है। इस बार कौन सा संस्करण है, तो इसका संस्करण है इस बार 68वां संस्करण इसका है। इस बार खास बात क्या रही, इस बार खास बात यह रही कि इस बार ये पुरस्कार मिला है 90 वर्षीय दलाई लामा को। ठीक है, किसे मिला है, तो ये 90 वर्षीय दलाई लामा को मिला है। किसके लिए मिला है, तो इनका एक एल्बम है, इस एल्बम का नाम है मेडिटेशन। क्या नाम है, तो इस एल्बम का नाम है मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन योग अभ्यास। वो इनका एक उपन्यास है या एल्बम है, उसके लिए इन्हें ये दिया गया है। ठीक है, इसका अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो इसका पूरा नाम है मेडिटेशन द रिलैक्सेशन ऑफ हिज होलीनेस द लाई लामा। अब आप सोच रहे होंगे दलाई लामा कौन है, तो ये जो दलाई लामा है जिनका नाम आप बार बार सुन रहे हैं, ये बौद्ध धर्म गुरु है। क्या है, बौद्ध धर्म गुरु है। कौन से बौद्ध, तो तिब्बती जो बौद्ध धर्म है उसके ये गुरु है। और दलाई लामा इनका नाम नहीं है, क्योंकि दलाई लामा क्या है, ये एक धार्मिक पदवी है। देखो, जो ये दलाई लामा है ये धार्मिक पदवी है। जब ये दलाई लामा, बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि इन्हें अपनी मौत का पहले ही एहसास हो जाता है और ये अपने वारिस को चुन लेते हैं, यानी ये बता देते हैं कि फलाना जगह फलाना आदमी इस तारीख को पैदा होगा, वो मेरा वारिस होगा। ऐसी इनकी मान्यता है। तो दलाई लामा इनकी पदवी है। अगले दलाई लामा कौन होंगे, जब ये मरने से पहले उसको बता कर जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो एल्बम है उसको अभी ग्रैमी अवार्ड मिला है।
ठीक है, तो ये ग्रैमी अवार्ड ये दलाई लामा है, इनको मिला है। क्योंकि किस लिए मिला है तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ये इनको दिया गया है, ये इनको दिया गया है जो इनकी 1989 में जो इन्होंने अहिंसा और शांति के लिए कार्य किए हैं, अहिंसा और शांति के लिए कार्य किए हैं, ये कार्य किए हैं, उसके लिए इन्हें दिया गया है। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखें। बाकी बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, ये पूरी लिस्ट है। अगर आपका मन करे याद करने का तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लेडी गागा को मिले हैं मेहम के लिए बेस्ट पॉप का। चलिए, अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महामारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन 2 नई एयरलाइंस को एनओसी दी है? तो हमारी एयरलाइंस में वैसे तो 3 अभी नई एयरलाइंस बनने वाली है, लेकिन 2 को हाल ही में एनओसी दी गई है। तो उनका नाम क्या है? तो एक का नाम है अल हिंद और दूसरी का नाम है फ्लाई एक्सप्रेस। फ्लाई एक्सप्रेस। हाल ही में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में AILA किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया है IIT दिल्ली द्वारा। IIT दिल्ली ने इसको विकसित किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और ITBP द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एक 2 फोर्स हैं। एक तो है हमारी भारतीय सेना, जिसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरी का नाम है ITBP। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, जब हमारा चीन से युद्ध हुआ तो चीन से युद्ध के बाद 1962 में इसका गठन किया गया। ये किसके अधीन आती है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली फोर्स है। अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो अभी इनके वर्तमान में हेड की क्या हुई है? स्थापना हुई है। वर्तमान हेड की अभी हाल ही में स्थापना हुई है और इनका नाम है शत्रुजीत सिंह। शत्रुजीत सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और इनका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनका ध्येय वाक्य है शौर्य दृढ़ता, शौर्य दृढ़ता, क्रम और निष्ठा, ये इनका तय वाक्य है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अभी कहां पर अभ्यास हुआ है? तो युद्ध अभ्यास, जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपस में समन्वय बढ़ाना, आपस में समन्वय को बढ़ाना, समन्वय बढ़ाना इसका वर्तमान उद्देश्य है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि वर्तमान में जो हमारा समन्वय है उसको बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक, चलिए, अच्छा कुछ युद्ध अभ्यास और देख लेते हैं। तो ये हमारी सेना है। कुछ युद्ध अभ्यास जो चर्चा में रहते हैं उनको भी हम एक बार लिख लेते हैं। कौन कौन से युद्ध अभ्यास है? जैसे भारत किसके साथ युद्ध अभ्यास? तो यूएसए के साथ। यूएसए के साथ भी एक तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास करता है, फिर मालाबार करता है। मालाबार क्वाड देशों का है। ठीक है, उसके बाद हम युद्ध अभ्यास के नाम से भी इनके साथ युद्ध अभ्यास करते हैं। ठीक है, युद्ध अभ्यास के नाम भी हमसे भी इनके साथ अभ्यास करते हैं। चौथा एक व्रज प्रहार के नाम से भी हम इनके साथ युद्ध अभ्यास करते हैं। ऐसे ही फ्रांस के साथ फ्रिंजेक्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो फ्रिंजेक्स अभ्यास करते हैं। साथ ही इनके साथ हम शक्ति, वरुण और गरुड़ 3 अभ्यास और करते हैं। ऐसे ही हम श्रीलंका के साथ
मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। ये अभ्यास हम इनके साथ करते हैं। उसके बाद बात करूं मैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ हम सूर्य किरण अभ्यास करते हैं। वहीं इंडोनेशिया के साथ हम मैत्री युद्ध अभ्यास करते हैं। ठीक है। वहीं जापान की बात करें तो जापान के साथ हम धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और कौन सा अभ्यास करते हैं तो हम उनके साथ एक अभ्यास और करते हैं जिसका नाम है जिमेक्स अभ्यास भी इनके साथ हम जापान के साथ करते हैं। वहीं रूस के साथ हम कौन सा, तो रूस के साथ हम इंद्र नाम का अभ्यास करते हैं। चीन के साथ हम हैंड इन हैंड नाम का अभ्यास करते हैं। वहीं बात करूं मैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ हम दो अभ्यास करते थे, अभी तो नहीं करते, सरकारी ऐसी नहीं है बस। उसका नाम है संप्रीति और बोंगो सागर। तो ये अभ्यास हम किसके साथ करते थे, तो ये बांग्लादेश। तो कुछ खास अभ्यास मैंने आपको लिखा दिए। चलिए बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और उसका नाम है किबुतु। यहाँ पर हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है, जहां पर सूर्य सबसे पहले चमकता है, वो बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का किबुतु। बात करें यहाँ की सीमा किस किस से लगती है, तो यहाँ की ऊपर वाली सीमा तिब्बत से लगती है। किससे, तिब्बत, जो चीन के अधीन है। वहीं इधर वाली सीमा इसकी म्यांमार से लगती है, ये सीमा इसकी भूटान से लग रही है। बाकी सीमा इसकी असम और नागालैंड से साझा होती है। बात करें यहाँ के सीएम की, तो इसके सीएम है पेमा खांडू यहाँ के सीएम है, और यहाँ के राज्यपाल, क्योंकि पूर्वोत्तर के जितने भी स्टेट हैं इनसे क्वेश्चन एक ना दो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ के राज्यपाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका नाम है केवल्य परनाइक। बात करें यहाँ की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की, तो लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की 1 है, और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं। तो ये बात भी अरुणाचल प्रदेश के लिए याद रखेंगे। बात हो रह गई यहाँ की नेशनल पार्क, तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क काफी फेमस है, जिनका नाम है नामदफा और मॉलिंग। यानी यहाँ पर 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, मॉलिंग और नामदफा। चलिए यहाँ की जनजातियां भी और याद कर लेते हैं, जनजातियां जो काफी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, एक बार आज से हम नई मुहिम शुरू करते हैं जिसमें हम आपको यहाँ की जनजातियां की याद करा देंगे। ठीक है। तो यहाँ की जनजातियां मिसमी, मीशी, आदि जनजाति है, ऐसा मत लिख लेना कि आदि नहीं, ये आदि भी एक जनजाति है। मोनपा एक जनजाति यहाँ पर मोनपा है, आपातानी और गालो। तो ये जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को आज हमने क्या कर दिया, पूरा खोल कर रख दिया आपके सामने। हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता, तो हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब 2 ने जीता है। एक आर प्रज्ञानंद है और प्लस किसने, अनीस गिरी, तो 2 ने ये जीता है। हाल ही में COP17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक तितली लोगो किस देश ने पेश किया है, तो अभी COP17 कहां पर होने वाला है, तो ये अर्मेनिया में होने वाला है। तो अर्मेनिया ने ही इसका क्या किया है, लोगो अभी दुनिया के सामने रखा है। अर्मेनिया की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की खेल राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो भारत की जो खेल राजधानी है इसके लिए जाना जाता है हमारे शहर भुवनेश्वर को जाना जाता है। हाल ही में सरकार के ग्रीन पैनल में दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है, तो ये जितनी भी परियोजनाएं होती हैं इनको पर्यावरण की मंजूरी लेनी पड़ती है, तो पर्यावरण मंत्रालय ने इनको मंजूरी दी है। मैंने आपसे पूछा है पर्यावरण मंत्री का नाम,
तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के जाइएगा कि इनके पर्यावरण मंत्री का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी पूंजीगत राशि आवंटित की गई है? चलिए, अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर बजट पेश हुआ है। बजट किसने पेश किया? तो हमारी जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बजट शब्द हमारे यहाँ पर ये शब्द संविधान में नहीं है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण को, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में बजट के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसको पेश किया किसने? निर्मला सीतारमण ने। और लगातार 9 बार पेश करने का, 9 बार का क्या बनाया? रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बार किसने किया है, तो सबसे ज्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने किया है। तो अगर मोदी सरकार इन्हीं को ही अगले साल भी वित्त मंत्री बना के रखती है तो ये उनकी रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे, और ऐसा संभव है कि ये ऐसा कर ले, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब हमने यहाँ पर रेलवे के लिए आज तक का सबसे अधिक आवंटन किया है, यानी सबसे अधिक पैसा दिया है। और वो पैसा कितना है? तो हमने रेलवे को 2.93 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यानी इतना करोड़ रुपए से हम रेलवे का विकास करने वाले हैं। यानी हमारा जो सामान है या जो यातायात है, या लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आता है, उसमें भी भारत की रैंक ऊपर आएगी इस बजट के बाद, ठीक है। इसके लिए हमने किया क्या क्या है, या क्या घोषणाएं रेलवे के लिए की गई है, ठीक है। तो इसके लिए हमने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, ठीक है। क्या की है? तो इससे हमने 7 रेलवे कॉरिडोर हाई स्पीड की घोषणा की है। साथ ही इस बजट के माध्यम से हम रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, नेटवर्क का विस्तार करेंगे, क्षमता में वृद्धि करेंगे और सुरक्षा सुधार पर विशेष जोर देंगे, ऐसा कहा गया है। अब जो ये 7 कॉरिडोर बनाए गए हैं, 7 कॉरिडोर हाई स्पीड बनाने की घोषणा की गई है। अब ये 7 कॉरिडोर कौन कौन से हैं, ये हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जो एक कॉरिडोर बनने वाला है वो मुंबई से पुणे है। तो कहां से? मुंबई से पुणे, ठीक है। फिर पुणे से हैदराबाद, ठीक है। तो एक तो मुंबई से पुणे होगा और दूसरा पुणे से हैदराबाद होगा। एक कॉरिडोर हैदराबाद से बनेगा बेंगलोर के लिए, बंगलोर, और हैदराबाद से चेन्नई के लिए। फिर चेन्नई से बंगलुरु के लिए भी बनेगा, ठीक है। कितने हुए? 5 हुए। तो एक बनेगा दिल्ली से वाराणसी एक कॉरिडोर बनेगा। उसके बाद वाराणसी से एक कॉरिडोर सिलीगुड़ी तक जाएगा, सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, तो वहां तक जाएगा। तो कितने हुए? मुंबई से पुणे 1, पुणे से हैदराबाद 2, हैदराबाद से बेंगलोर 3, हैदराबाद से चेन्नई 4, चेन्नई से बेंगलोर 5, दिल्ली से वाराणसी 6, और 7वां वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ले जाया जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं रेलवे के इतिहास की, रेल बजट के इतिहास की, तो जब हम रेल बजट पेश करते थे तो दोनों को पहले एक साथ पेश किया जाता था। लेकिन ये घटना है लगभग 1930 की, 1924 की। 1924 में, जबकि 1920-21 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे हम एक वर्ष समिति के नाम से जानते हैं। तो एक वर्ष समिति की सिफारिश आई, तो इसने जो सिफारिश की उस पर 1924 से आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया, ठीक है। यानी पहले क्या है, रेलवे बजट जैसे आ जाता है आम बजट के साथ में, वैसे ही आता था।
लेकिन 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाने लगा, यानी आम बजट आएगा और उसके बाद रेलवे का बजट आएगा। लेकिन इस परिपाटी को हमने 2017 में बदल दिया। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल प्लस आम बजट को मिलाकर आम बजट में कब से, तो 2017 से कर दिया गया। यहां पर समिति का नाम, किस समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया, तो विवेक देव रॉय समिति की सिफारिश पर ऐसे किया गया। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में तीसरे लॉन्च पैड को कहां स्थापित किया गया है, तो ये इसरो का लॉन्च पैड है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये श्रीहरिकोटा में ही किया गया है, हरिकोटा में। 2025 में लगभग कितने आयुष्मान कार्ड या स्वास्थ्य करवे कार्ड देश में जारी किए गए हैं, तो लगभग 42 करोड़ से अधिक। सरकार का कहना है कि हमने 42 करोड़ से अधिक कार्ड बांट दिए हैं। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किन क्षेत्रों में स्टिक मौसम डेटा के लिए 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तैनात किए हैं, तो हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की स्टिक जानकारी के लिए हमने ऐसा किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा करने की घोषणा की है? तो अभी क्या हुआ है, हमारे पंजाब में एक हवाई अड्डा था जिसका नाम था आदमपुर हवाई अड्डा, और ये कहां पर था, तो ये जालंधर में थे। अब इसका नाम बदलकर संत रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका नाम अब रख दिया गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर क्या किया गया है, लुधियाना में एक नए टर्मिनल का विस्तार किया गया है। लुधियाना में क्या किया गया है, लुधियाना में एक हलवारा हवाई अड्डे के पास एक सिविल टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया है। तो लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डे के पास सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये काम कहां पर हुए हैं, पंजाब में हुए हैं। ठीक, अब बात आई है यहाँ पर किसकी, तो संत रविदास महाराज जी की। तो संत रविदास महाराज जी के जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 16वीं शताब्दी के क्या थे, समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। और ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, किससे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे। ये बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक, कब हुआ, तो माघ पूर्णिमा को वाराणसी के पास अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो इनके गांव का नाम था गोवर्धनपुरम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें इनके गुरु की, तो उनके गुरु कौन थे, तो रामानंद इनके गुरु थे। जो कबीरदास जी के भी गुरु थे, वही इनके भी गुरु थे। अगर इनके शिष्य की बात करें, तो इनके शिष्या थी मीराबाई इनकी शिष्या थी। ठीक है, तो ये बड़े ही समाज सुधारक और निर्गुण भक्ति के धारा के संत थे। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। तो अभी इसका उद्घाटन हो गया है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब जो हमारा एक सीमावर्ती राज्य है, इसकी सीमा किससे मिलती है, तो ये पंजाब से मिलती है। पंजाब इतना बड़ा था, आधा पाकिस्तान में है, आधा भारत के पास है। इसकी ऊपर वाली सीमा जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से,
हरियाणा से और नीचे राजस्थान से सीमा साझा करता है। बात करें यहाँ की राजधानी की, तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम भगवंत मान है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया, यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करें यहाँ की सीटों की, यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर 17 सीटें हमारी किसकी हैं? तो लोकसभा की हैं। यहाँ पर कितनी सीटें हैं? सॉरी 13 सीटें। 13 सीटें लोकसभा की है, 7 राज्यसभा की है और 117 यहाँ पर विधानसभा की सीट, हाँ विधानसभा की सीटें। बात करें यहाँ की नेशनल पार्क की, तो भारत का एकमात्र राज्य जहां पर क्या नहीं है? नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, तो ये भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर नेशनल पार्क नहीं है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कलाई 2 जो पावर प्रोजेक्ट है वो कहां पर बनाया गया है? अभी अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। कहां पर? तो अरुणाचल में बनाया गया। हाल ही में सैंडवुड लेपर्ड दुर्लभ गुलाबी तेंदुआ भारत के किस राज्य में देखा गया? तो इसको कहां देखा गया है? इसको कर्नाटक में देखा गया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जनवरी 2026 में अपनी पहली भारत यात्रा की शुरुआत कहां से करेंगे? तो उन्होंने अहमदाबाद से शुरुआत की, जो गुजरात की आर्थिक राजधानी है। हाल ही में जनवरी 2026 में डीआरडीओ द्वारा सैनिकों के लिए विकसित पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम था, जो हाथ में उठाकर ले जा सकते थे और 10-12 लोगों के लिए पानी साफ करके देगा, उसका नाम था स्वदेश। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केरल के कुंथलूर में खोजी गई आर्किड की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए, तो अभी क्या हुआ है? अभी केरल में कुंथलूर, केरल में एक नई प्रजाति खोजी गई है। नई प्रजाति खोजी गई है जो कैसी है? जो एक जैव विविधता को जानने वाली प्रजाति है। यह एक दुर्लभ पौधा है जो जैव संकेतक का कार्य भी करता है। तो क्या है? यह एक दुर्लभ पौधा है जो जैव संकेतक का कार्य करता है। यानी ये बताता है हमारे यहाँ जैव विविधता बढ़ रही है या घट रही है, इसका कार्य करता है। तो इसका नाम हमने लिखा है डिप्लोसेट्रम पेपिलोसम। इसका वैज्ञानिक नाम है। आर्किडिक प्रजाति है जो कुंथलूर कहां पर मिली है? केरल में अभी इसकी खोज की गई है। और यहाँ पर भी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, इसमें ये पाई गई है। पश्चिमी घाट जो विश्व के 8 जो सबसे अधिक हॉटस्पॉट के लिए जो प्रसिद्ध हैं, 8 क्षेत्र या 8 हॉटस्पॉट में शामिल है। 8 हॉटस्पॉट में शामिल है। अभी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां पर विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो, विश्व में तो वैसे तो कितने हैं? 30 से अधिक हॉटस्पॉट हैं, लेकिन उसमें से 8 जो मेन है, यानी जो जिसमें सबसे अधिक 8 में जैव विविधता पाई जाती है, उसमें से एक है ये अपना पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो भारत के पश्चिमी तट पर है, कहां से कहां तक है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये जैव विविधता पाई गई है, वो पौधा पाया गया है। बात करें हम हॉटस्पॉट की, तो भारत में अगर मैं पश्चिम से शुरू करूं तो गुजरात से शुरू होकर एक पर्वत श्रृंखला कहां तक जाती है? ये केरल और तमिलनाडु तक जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य से? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल और उसके बाद तमिलनाडु। इसकी लंबाई कितनी है? तो इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी लगभग 900 मीटर से 1600 मीटर है। इतनी ऊंची ये है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची
चोटी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। अन्नामुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। बाकी इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री क्यों? क्योंकि इसका जो पश्चिमी तट है ये एकदम खड़ा ढाल है, इस पे एकदम जैसे मानो इधर ऐसे है और इधर ऐसे, तो ये वाला ढाल इसका खड़ा है, इसलिए इसे सह्याद्री के नाम से भी जाने जाते हैं। इस पर जितने भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो सब सेंचुरी बनाती हैं। सेंचुरी क्यों बनाती है? क्योंकि खड़ा ढाल है तो एकदम से गिर जाती है, यानी वेग ज्यादा रहेगा तो डेल्टा नहीं बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए, अब हमारे सामने बचता है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली। चलो केरल फिर कभी आपसे पढ़ा देंगे। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, इसमें 3 दर्रे जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 दर्रे, तो ये हैं 3 दर्रे कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट में 3 मेन दर्रे हैं। दर्रे वो स्थान जहां से आवागमन हो सकता है। तो यह है थाल, भोर और पाल। तो ये 3 दर्रे आप याद रखेंगे। थाल कहां से? तो थाल गुजरता है जो मुंबई को जोड़ता है पुणे से, यानी पुणे से जोड़ेगा मुंबई को, सॉरी नासिक से, क्योंकि थाली से अगर आप खाओगे तो आपकी नाक में अड़ जाएगी, इसलिए मुंबई से नासिक। भोर जोड़ता है मुंबई से पुणे, यानी पो फटेगी तो सुबह हो जाएगी, सुबह को भोर कहते हैं, तो मुंबई से पुणे। पाल, जिसे हम पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं, पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं, ये केरल को किससे जोड़ेगा? तो तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये अभी ग्रीनफील्ड है, यानी बिल्कुल हरी जमीन पर बनाया गया है। अगर किसी बिल्डिंग को तोड़कर उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जाए, यानी जहां पर पुरानी बिल्डिंग उपस्थित थी, उसको हम ग्रीनफील्ड में नहीं रखते। ग्रीनफील्ड वो होती है जहां पर खाली जमीन पर हम कोई नई संरचना का निर्माण करें, तो उसे हम ग्रीनफील्ड कहते हैं। तो ये कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में किस संस्थान ने मणिपुर में थाड़ो भाषा के लाइव रेडियो प्रसारण को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है प्रसार भारती द्वारा। प्रसार भारती द्वारा ये निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम के लिए आपातकालीन खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें जो सूर्यास्त्र है उसके लिए अनुबंध किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय, पहले तो आप ये बताएंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, क्योंकि यूजीसी की जब से गाइडलाइन आई थी उसके बाद काफी चर्चा में रहा, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितनी साहित्यिक कृतियां लॉन्च की है? तो अभी इन्होंने 41 कृतियों को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार जनवरी 2026 में यूपीआई लेन देन की कुल वैल्यू कितना रहा है? तो जनवरी में हमने यूपीआई द्वारा रिकॉर्ड भुगतान किया है, ठीक है। तो ये भुगतान कितना है? तो हमारे यहाँ जो भारतीय हैं उनमें यूपीआई का चलन इतना बढ़ चुका है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड हमने जनवरी में तोड़ दिए। एक महीने में ही लगभग हमारे 21.7 अरब से अधिक लेन देन हुए हैं। कितने? 21.7 अरब लेन देन हुआ है। और ये लेन देन में रकम कितनी ट्रांसफर की गई है? तो इसमें रकम जो ट्रांसफर की गई है वो है 28.33 लाख, 28.33 लाख करोड़ रुपए का हमने इससे ट्रांजैक्शन कर दिया है। ठीक है, तो कई की देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं होती जितना हमने ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक, चलिए उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस पड़ोसी देश के शीर्ष अदालतों के साथ लॉ क्लर्क आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो ये हमने भूटान के साथ किया है। भूटान के हम लोगों को क्या करेंगे? अपने यहाँ बुलाएंगे, क्लर्क की ट्रेनिंग देंगे, जितने दिन उनको यहाँ रखेंगे उसके लिए उन्हें पैसा भी देंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के किस सक्रिय ज्वालामुखी की पहली बार आंतरिक 3D संरचना बनाई है? तो आप पहले तो ये याद रखेंगे मैक्सिको, यानी अमेरिका के दक्षिण में जो देश है
उसका नाम है मैक्सिको। और किसकी बनाई है, तो यहाँ पर पोपो कोटे पोपे कोटे पेटल, ये इसका नाम है, तो याद रखेंगे आप, एक ही साथ है, पोपे कोटे पेटल। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध और आधुनिक निगरानी के लिए गठित की गई विशेष फोर्स का नाम क्या है, तो यह है भैरव फोर्स। हाल ही में कौन सा कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले राजनेता बने हैं, तो वर्तमान जो सीएम है सिद्धारमैया वो बने हैं। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है, तो अभी जो है सर्वेश रंजन जी को इसका नियुक्त किया गया। तो सर्वेश रंजन जी इसके बने हैं जनरल मैनेजर, किसके, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आशा करते हैं हमारा प्रयास ये आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत को आप सराहना चाहते हो, तो कृपया भैया वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ भी इसको शेयर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।